स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आज आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए 2024 में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसका सॉल्व लेकर आई हूँ। तो ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगले साल आपको लाभ देगा और मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको भी लगती है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। तो 2024 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन से। तो अब आरंभ करते हैं 2024 सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन करने होते हैं। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको सही और गलत ऐसा करके लिखना है। जो सही वाक्य है, जो सही सेंटेंस है उसके आगे सही लिखेंगे, जहाँ गलत है वहाँ गलत लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। आप इसको गलत लिखेंगे, ये वाक्य गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। तो ये बात सही है, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। तीसरा सब नंबर ग है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जी एक बिंबधर्मी कवि के रूप में माने जाते हैं, या कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। ये आप यहाँ पर सही लिखेंगे, ये वाक्य सही है। शमशेर बहादुर जी एक बिंबधर्मी कवि के रूप में उनकी पहचान है, यह सेंटेंस सही है। सब नंबर घ में आता है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसके में आप गलत लिखेंगे, सब नंबर घ गलत होता है क्योंकि क्रांति हमेशा वंचितों का ही प्रतिनिधित्व करती है। अगर नहीं आता है कि वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो वो गलत होगा। अगर वाक्य आता है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना से यह है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो यह वाक्य सब नंबर घ गलत होगा। सब नंबर अंग है कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। सब नंबर घ में ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। ये ऑप्शन सही है, यहाँ पर आप सही लिखेंगे। अगला सवाल जो सब नंबर च है कि चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल करती हैं। ये ऑप्शन गलत है। चार्ली की अधिकांश फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो यह एक गलत होगा। अगला सवाल है कि सुनील दासगुप्त एक आयकर अधिकारी थे। ये ऑप्शन गलत होता है। सुनील दासगुप्त आयकर अधिकारी नहीं थे, वे कस्टम अधिकारी थे। तो आपके परीक्षा में पूछा गया है सुनील दासगुप्त आयकर अधिकारी थे, तो ये गलत ऑप्शन होता है। प्रश्न है कि तुलसीदास रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। ये ऑप्शन सही होता है। सब नंबर ज का जो ऑप्शन है तुलसीदास रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं, तो यह सही वाक्य है। तुलसीदास के बारे में यह सच है। अगला सब नंबर है सब नंबर झ रात्रि की विभीषिका को केवल सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती है, तो ये सही है। तो सब नंबर झ सही माना जाएगा। सब नंबर यह है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा अनुचित है, तो यह गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा अनुचित है, तो यह एक गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप गलत लिख देंगे। अगला सब नंबर ट है कि रामचरितमानस हिंदी की एक अद्वितीय महाकाव्य है। यह सही होगा यहाँ पर। सब नंबर ठ 14 अप्रैल 1890 को जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मानव मुक्ति के पुरोधा थे। ये सही है, यहाँ पर आप सही लिखेंगे। तो इस तरह ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये श्रृंखला यहाँ समाप्त हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी 5 आपको करना है, कोई 5 करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई 5 आपको करना है। तो पहला ब्लैंक है जो सब नंबर ग का, तो किसमें परिस्थितियों को ताड़ने की बुद्धि होती है। तो पहला ब्लैंक है जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है बैलों और कुत्तों।
तो आपको कुत्तों को लिख लेना है कि कुत्तों में परिस्थिति ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। तो पहले ब्लैंक में आप कुत्ता लिखेंगे। सब नंबर ख है, चार्ली किसी भी संस्कृति को डैश नहीं लगते हैं। ऑप्शन में दिया है विदेशी या स्वदेशी, तो इसमें से आपको विदेशी को चुन लेना है। चार्ली किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। सब नंबर ख के गैप में आपको विदेशी रखना है। सब नंबर ग है, शून्य होने का अधिकार बस डैश का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। तो डैश के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें ऑप्शन दिया गया है आत्मा और परमात्मा। आपको परमात्मा का चुनाव करना है। तो इस तरह पूरा वाक्य होगा कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सब नंबर ग का ये ऑप्शन होगा, परमात्मा वहां पर सही ऑप्शन होगा। अगला सब नंबर घ है, आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे डैश दिया हुआ है। यहाँ पर ब्लैंक है तो वहाँ पर दो आपको ऑप्शन दिया है, मन की पेट की। आपको पेट की चुनना है। आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे पेट की, तो पेट की ऑप्शन सही होगा। मन की लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो पेट की का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की। अगला सब नंबर ग है, बादलों के अंग अंग में डैश सोई हुई हैं। डैश में रिक्त स्थान भरना है तो बिजलियां तितलियां लिखा हुआ है। आपको बिजलियां चुन लेना है, क्योंकि तितलियां लिखेंगे तो तितलियां आपका गलत हो जाएगा। बिजलियां ऑप्शन सही है, तो बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। इस तरह आप वाक्य लिखेंगे और बिजलियां को चुनाव करेंगे। सब नंबर च है कि मुश्किल सिर्फ इतनी सी थी कि भरी हुई डैश दोनों ही हाथों में थी। यहाँ पर संदूकें और बंदूकें दिया है ऑप्शन, आपको बंदूकें चुन लेना। ये नमक कहानी का है। मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों तरफ थी, दोनों हाथों में थी, तो यहाँ पर बंदूकें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सब नंबर 6 है, मैं भवमौजों में डैश बहा करता हूँ, मस्त या प्रस्थ। तो आपको मस्त का चुनाव कर लेना है। मैं भवमौजों में मस्त बहा करता हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ समाप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए कोई 5, यानी 5 आपको करना है। और क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, बात के पेज खोलने का क्या अर्थ है। तो बात के पेज खोलने का ऑप्शन तो 4 दिया गया है, लेकिन आपको सब नंबर 3 का चुनाव कर लेना है, बात का प्रभावहीन हो जाना। तो बात के पेज खोलने का अर्थ, अब आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए कोई 5, यानी 5 आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है कि बात के पेज खोलने का क्या अर्थ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन चारों ऑप्शन में से सब नंबर 2 आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। बात के पेज खोलने का अर्थ है बात को सहज और स्पष्ट करना। तो इस तरह सब नंबर 2 है, सेकंड है, वही आपके लिए सही चुनाव होगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। सब नंबर ख है, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ की है। तो इसके लिए आपको चुनाव करना होगा। तो इसके लिए सब नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट है, बाजार दर्शन। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं, यह बाजार दर्शन का है। तो आपको किस पाठ की है पंक्ति, तो आपको बाजार दर्शन का चुनाव कर लेना है। सब नंबर ग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म किस वर्ष में अपनाया था। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे 1958 में। तो 1958 में लिखने से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है। तो इसके उत्तर में आप चुनाव करेंगे कोई दूसरा नहीं। सब नंबर 2 आप चुनाव करेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ कविताएं शमशेर बहादुर की रचना है, इतने पास अपने, ये भी शमशेर बहादुर की रचना है, बात बोलेगी, ये भी शमशेर बहादुर की रचना है। सिर्फ कोई दूसरा नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है वही शमशेर बहादुर जी की रचना नहीं है। तो आपको सब नंबर 2 पे ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। सब नंबर अंगा है, आवारा चार्ली चैपलिन की किस फिल्म का शब्दानुवाद था। तो आपको लिखना है द ट्रैम्प का। आवारा द ट्रैम्प का शब्दानुवाद है। नजरुल और टैगोर का उल्लेख किस पाठ में हुआ है। तो आपको इसके लिए लिखना होगा नमक। नमक ऑप्शन को आप सही लिखना होगा, नमक ऑप्शन करेक्ट होगा। हरिवंश राय बच्चन फारसी के किस कवि से प्रभावित थे। सब नंबर 6, इसके में आप लिखेंगे
सब नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। उमर खयाम, फारसी के जो प्रसिद्ध कवि हैं उमर खयाम, हरिवंश राय जी उन्हीं से प्रभावित थे। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन की श्रृंखला खत्म होती है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें ऑप्शन दिया है मेरा प्रिय शिक्षक, मेघालय के हस्तशिल्प, राष्ट्रभाषा हिंदी, सोशल मीडिया लाभ और हानि। तो आप इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखने में कुछ विषयों का ध्यान रखना होता है निबंध में, कि पहला प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद उसका लाभ या हानि लिखते हैं, कुछ कुछ टॉपिक देकर उस विषय से संबंधित, और लास्ट में उपसंहार लिखकर इसे को समाप्त करना पड़ता है। तो आप इसे को अच्छी तरह लिख लीजिए। किस विषय पर 5 ऑप्शन दिया है, मेरा प्रिय शिक्षक, मेघालय के हस्तशिल्प, राष्ट्रभाषा हिंदी, सोशल मीडिया के लाभ और हानि, खेल कूद का महत्व। तो इस तरह 5 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन पसंद आता है उसमें आप इसे लिख लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि अपने बड़े भाई को छात्रावास में रहने का आनंद बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो पूज्य बड़े भाई साहब को जो पत्र लिखना है उसमें आप अपने भाई को जिस तरह पत्र लिखते हैं उसमें लिखेंगे कि छात्रावास में रहने पर आपको क्या क्या आनंद प्राप्त हो रहा है, आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, उसके बारे में बताते हुए पत्र लिखेंगे। और उसके ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, अथवा करके कोई एक लिखना है, तो दूसरा ऑप्शन है कि पहली बार विद्यालय में पुरस्कार प्राप्त करने पर अपना अनुभव बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो कोई एक लेटर राइटिंग आपको लिख लेना है, जैसे आप अपने मित्र को लेटर लिखते हैं कोई बात बताने के लिए, तो वैसे करके आपको लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क अथवा ख का उत्तर दीजिए। तो किसी एक क और ख का उत्तर देना होगा। तो उसमें क है कि गद्यांश को पढ़कर, ये एक अनसीन पैसेज है, अपठित पद्यांश है, उसमें से आपको पूरे पद्यांश को पढ़ना है और सवाल का जवाब देना है। तो एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठा ज्ञान चर्चा कर रहा था। शिष्य शंकाएं उपस्थित करता और गुरु उसका समाधान। सहसा विषयांतर करते हुए शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस वृक्ष के आकार में मुझे एक भयंकर विषमता दिखाई दे रही है, कृपया प्रश्न करने की आज्ञा दीजिए। तो गुरु जी ने की अनुमति पाकर शिष्य ने कहा कि देखिए, इसका तना कितना मोटा है और शाखाएं उत्तरोत्तर बारीक होती गई हैं। क्या यह तने की स्वार्थ वृत्ति का परिचायक नहीं है? गुरुजी क्षण भर मौन रखने के पश्चात मुस्कुराते हुए उत्तर दिए कि वत्स, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है, परंतु याद रखो, तना सारे वृक्ष के पोषक तत्व का कोष अथवा वितरक है। वह सब शाखाओं को यथा आवश्यकता भोजन देता है, या यूं कहें कि प्रत्येक शाखा को अपने आकारानुसार भोजन देता है और प्रत्येक शाखा अपने आकार अनुसार भोजन ले लेती है। देखो, जो शाखा जितनी मोटी है वह उतना अधिक पोषक तत्व लेती है और वह उतनी ही भूमि के पास है, अर्थात नीची है। वही शाखा ऊंची है जो कम लेती है, ऊंचा वही उठता है जो कम लेता है। समाज एक तना है और सारे सदस्य उसकी शाखाएं। महान वही बनता है जो समाज से कम लेता है, अर्थात समाज से लेना, अर्थात मात्र अपने अधिकारों की प्राप्ति का प्रयास करना। अधिकार तो कर्तव्य का फल होते हैं, अतः कर्तव्य किए बिना अधिकार भोग की इच्छा घोर अन्याय है, क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति किसी और के कर्तव्य फल को भोगने का इच्छुक हो जाता है। इस अन्याय को दूर किए बिना कोई भी समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि वह अन्याय का डटकर विरोध करे, ताकि समाज निविध रूप से सतत उन्नति करता रहे। ये पैसेज आपको दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिष्य किसके साथ बैठा था, वे क्या कर रहे थे। तो शिष्य गुरु जी के पास बैठा था और छायादार वृक्ष के नीचे बैठा था। शिष्य शंकाएं उपस्थित करता और गुरु जी उसका समाधान करते। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिष्य को वृक्ष के आकार में विषमता क्यों दिखाई देती है। उसके विषमता का कारण यह है क्योंकि हर व्यक्ति समाज में एक बराबर नहीं होता है। जो समाज से कम लेता है वही व्यक्ति महान बनता है। इसका इतना ज्ञान शिष्य को नहीं था। शिष्य को लगता है कि कोई शाखा पतली है, कोई शाखा मोटी है, लेकिन समाज से जो व्यक्ति जितना ही लेता है उतना ही कमज़ोर होता है, और जो समाज से ज़्यादा लेता नहीं है वो अपने आप को मजबूत बनाकर बैठा रहता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु जी ने तने और वृक्ष का क्या संबंध बताया है, इससे गुरु जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है और क्यों। तो गुरु जी ने तने और वृक्ष का संबंध समाज से बताया है कि समाज में जितने भी लोग हैं, समाज एक तरह का तना है और सारे सदस्य उसकी शाखाएं हैं।
तो समाज से इस पेड़ की शाखा और तनों का उदाहरण देते हुए गुरुजी कहते हैं कि समाज एक तना है और सारे सदस्य उसकी शाखाएं हैं। इससे गुरुजी यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में चिंता करते हैं सारे व्यक्ति, लेकिन अधिकार जो है कर्तव्य का प्रतिफल होता है। आप जब कोई काम करते हैं तो अधिकार आपको स्वयं मिल जाता है। आप केवल अधिकार याचना करेंगे, अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार अपने आप प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अधिकार कर्तव्य करने से आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा गुरुजी ने बताया है। सब नंबर 5 है कि पुनीत कर्तव्य किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। इसके उत्तर में गुरुजी बताते हैं कि हर व्यक्ति का यह पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि वह अन्याय का डटकर विरोध करे। किस अन्याय का डटकर विरोध करे? कि कर्तव्य किए बिना अधिकार भोग की इच्छा करना घोर अन्याय है। अर्थात कर्तव्य किए बिना अगर हम अधिकार की कामना करते हैं तो यह उचित नहीं है और प्रत्येक समाज को इस बात का विरोध करना चाहिए। यह समाज का पुनीत कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति बिना कर्तव्य किए अधिकार की याचना करता है, अधिकार की इच्छा रहता है, तो वह किसी और के अधिकार का भोग करना चाहता है, क्योंकि जो कर्तव्य करता है अधिकार उसी को प्राप्त होता है। और इस बात का समाज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति कर्तव्य करता है अधिकार भी उसे ही प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना कर्तव्य किए अधिकार की चाह रखता है तो समाज को इसका डटकर विरोध करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इसके उत्तर में गुरुजी ने जो बताया है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह शीर्षक आप दे सकते हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये टाइटल दे दीजिए, क्योंकि अधिकार कर्तव्य के बिना प्राप्त नहीं होते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है सब नंबर ख, इसी में जो अनसीन पैसेज में पहला तो अनसीन पैसेज है, या तो इसको करिए या सब नंबर ख। तो सब नंबर ख में कुछ ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन में संधि दी गई है। तो संधि में पहला सब नंबर अ है भावधन अर्थ। भावधन अर्थ का संधि होगा, एक शब्द आप विग्रह आपको दिया है, आपको एक शब्द में करना है तो भावार्थ होगा। तो भावधन अर्थ भावार्थ, सूर्य धन उदय सूर्योदय, पो धन अन्न पावन, मन धन कामना मनोकामना, जगत धन ईश जगदीश, सुधन आगत स्वागत। इस तरह आपको जो संधि दिए हैं उसका एक शब्द आपको लिखना है, विग्रह पहले ही दिया हुआ है। नंबर 2 है हस्तलिखित। यह समास विग्रह दिया है। पहला है हस्तलिखित, तो हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ। आ है सब नंबर आ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ई सप्तर्षि, सप्तऋषियों का समूह। बड़ी ऑप्शन है जो प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। उ ऑप्शन सूरज चांद, आपको लिखना है सूरज और चांद। तो इस तरह ये समास विग्रह होता है। अब सब नंबर 3 जिसमें आपको वाक्य पहचानना है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों में से सरल मिश्र और संयुक्त वाक्य पहचानिए। एनी 3 आपको करना है, कोई 3 करना है। तो पहला सब नंबर अ है, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सब नंबर अ है, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो आप इसके आगे लिख लेंगे, यह संयुक्त वाक्य है। सब नंबर आ, हिरण एक ऐसा पशु है जो कुलाचे भरते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे यह मिश्र वाक्य है। सब नंबर ई, जो बच्चा गड्ढे में गिरा था उसे पुलिस ने बाहर निकाल लिया। यह मिश्र वाक्य है। सब नंबर बड़ी, फूल की पंखुड़ियां टूटकर बिखर गईं। यह एक सरल वाक्य है। सब नंबर ऊ, वह केवल मेधावी नहीं बल्कि चतुर भी है। यह एक संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है। या तो आपको अनसीन पैसेज करना है, अपठित करना है, या ये ग्रामर करना है। आपको जो पसंद आए आप उसको कर लीजिएगा। और अब आते हैं पार्ट नंबर बी में। तो पार्ट नंबर बी में आपको जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर के भाग लिए फिरता हूँ। सब नंबर क है। ये 4 लाइन की कविता है। आपको इसमें प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष
टॉपिक डालकर इसको आपको बढ़िया से व्याख्या करना है। या दूसरी लाइन दी गई है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जिया वही मोही। ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी की है, उस पाठ से लिया गया है। और वहाँ से इन दोनों में से आपको किसी एक का संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष करके आपको व्याख्या लिख लेना है। और अथवा एक और आपको पोएट्री दी गई है, 3 पोएट्री दी गई है। तीसरी पोएट्री है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो आप ये 3 पोएट्री में से कोई एक आपको कर लेना है। निम्नलिखित पद्यों में से संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो आपको एनी 2 करना है, मुझसे भूल हो गई है। एनी 2 आपको, ये 3 कविताएं दी गई हैं, आपको कोई 2 कर लेना है जिसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या विशेष के साथ आपको लिख लेना है। और सब नंबर ख है, उसमें 3 आपको गद्यांश दिए गए हैं। आपको इन 3 गद्यांशों में से कोई एक करना है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का या चौक उसे कामना से बिकल बना के छोड़े, बिकल क्यों पागल बनाकर छोड़े, असंतोष तृष्णा ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकती है। ये सब नंबर ख का पहला गद्य है। अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया गया है, समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। ये सब नंबर ख का ही दूसरा ऑप्शन है। आपको इसमें से कोई 2 गद्यांश करना है। नए राजकुमार ने विलास से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया, राजा साहब के समय शिथिलता आ गई, थी, राजकुमार ने आते ही दूर कर दिया, बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों के चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी है। तो ये 3 आपको दिए गए हैं, इसमें तीनों गद्यांश में से कोई एक कर लेना है और कविताओं में से कोई 2 कर लेना है। निम्नलिखित पद्यों अवतरणों में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको 5 दिए गए हैं, आपको एनी 2 कर लेना है, गद्यांश और पद्यांश में से कोई भी कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर मैं प्रारंभ करती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में से के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए, कोई 5 का आपको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सब नंबर क है, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से क्या पूछा, इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा। बात सीधी थी, मैं शरारती बच्चे की तरह, बात ने कवि से क्या पूछा, उसने पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। तो बात इनसे शरारती बच्चे की तरह यह सवाल करती है और कह रही है कि पसीना पूछते हुए कवि को देखकर पूछती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। ये क्वेश्चन नंबर क है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि भोर के नभ की तुलना राख से लिपे हुए चौके के साथ क्यों की गई है। तो आप इसके उत्तर में लिखिएगा कि भोर के समय आकाश का जो रंग होता है वो राख के रंग का होता है, जिसके कारण कवि को भोर की बेला के आकाश राख से लीपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार गांव में प्राचीन समय में पूरे मिट्टी के चौके को मिट्टी से या गोबर से या राख से लीप कर साफ सुथरा किया जाता था, तो भोर की बेला का आकाश है वह राख के रंग से लीपा हुआ दिखाई दे रहा है कवि को, तो इसीलिए कवि को राख से लीपे गए चौके की तरह महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है सब नंबर ग कि सिख बीबी ने लाहौर के बारे में क्या बताया था। तो सिख बीबी ने लाहौर के बारे में यह बताया कि लाहौर कितना प्यारा शहर है और वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने के और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटों के रसिया होते हैं और जिंदा दिली के तस्वीर होते हैं। तो सिख बीबी ने लाहौर के बारे में यही बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसने किस विश्वास के आधार पर लक्ष्मण को राम के साथ भेजा था। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सुमित्रा माता ने राम के साथ लक्ष्मण को इसलिए इस विश्वास के साथ भेजा था कि राम लक्ष्मण का पूरा ध्यान रखेंगे और माता सुमित्रा से जरा भी कम प्रेम लक्ष्मण से राम नहीं करते हैं, तो राम की
लक्ष्मण की पूरी देखभाल करेंगे। इस विश्वास के साथ सुमित्रा माता ने लक्ष्मण को राम के साथ जाने दिया था। अगला सवाल सब नंबर अंगा है कि बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो बाजार के जादू से बचने के लिए लेखक ने यह उपाय बताया है कि जब भी आप बाजार जाएं तो आपका मन कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर मन खाली हुआ और जेब भरी हुई है तो बाजार का जादू आप पर चल जाएगा। आप अपने मन को भर कर जाइए कि आपको क्या लेना है, यह तय करके जाएंगे तो बाजार का जादू आप पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। और बाजार के जादू से बचने का उपाय यही है कि आप मन को परिपूर्ण तैयार होकर जाइए। आप अपने मन को खाली लेकर मत जाइए, क्योंकि खाली मन पर बाजार का असर ज़्यादा होता है। आप अपने मन में भर कर जाइए, अपना मन संभाल कर जाइए कि मुझे यह चीज़ लेनी है और उसके बाद आ जाना है, तो बाजार का ज़्यादा असर आप पर नहीं होगा। अगला सवाल होता है कि राजा साहब ने बीच में ही कुश्ती क्यों रुकवा दी थी। राजा साहब ने बीच में कुश्ती इसलिए रुकवा दी थी क्योंकि लुट्ठन सिंह ने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त किए हुए चांद सिंह नामक एक बहुत बड़े पहलवान को चुनौती दे दी थी। और जब पहलवान चांद सिंह के साथ लुट्ठन को लड़ना पड़ा तो पूरी भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा। लेकिन लुट्ठन उससे लड़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए पूरी तरह बेचैन था, व्यग्र था। और लड़ाई में लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल भी ले रहा था, उठ खड़ा हुआ पैंतरा दिखाने लगा। लेकिन राजा साहब को इस बात का डर था कि कहीं चांद सिंह लुट्ठन को ज़्यादा जोर से न मार दे, इसलिए राजा साहब ने डर के मारे कुश्ती को बंद करवा दिया और लुट्ठन को 10 रुपया देकर कहा कि जाओ मेला देखाओ। तो राजा साहब इस डर के मारे कुश्ती को बंद कर दिए कि कहीं चांद सिंह लुट्ठन को ज़्यादा जोर से न मार दे। इस भय के कारण राजा ने कुश्ती को बीच में ही समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर सब नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सब नंबर 6 कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपनी वज्रादपी कठोराणी अथवा मृदुनि कुसुमादपी क्षण में दिखता है। तब समझिए कि कुछ ऐसा होने वाला है कि उसकी सारी गर्मा सुई में चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो जाएगी। और जब अपने आप को खूब बहादुर, पूरा विश्वास से लबरेज, सफलता, बड़ा, होनहार और संस्कृति समृद्धि से लबरेज दिखाने का प्रयास करता है, तभी सोचिए कि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटने वाली है कि गुब्बारे में, फूले हुए गुब्बारे में जिस तरह सुई लगाने से फुस हो जाता है, उसी तरह चार्ली की सारी शक्ति फुस होने वाली है। तभी चार्ली अपने आप पर हंसने लगता है। क्वेश्चन नंबर सब नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सब नंबर 6 कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपनी वज्रादपी कठोराणी अथवा मृदुनि कुसुमादपी क्षण में दिखता है। तब समझिए कि कुछ ऐसा होने वाला है कि उसकी सारी गर्मा सुई में चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो जाएगी। और जब अपने आप को खूब बहादुर, पूरा विश्वास से लबरेज, सफलता, बड़ा, होनहार और संस्कृति समृद्धि से लबरेज दिखाने का प्रयास करता है, तभी सोचिए कि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटने वाली है कि गुब्बारे में, फूले हुए गुब्बारे में जिस तरह सुई लगाने से फुस हो जाता है, उसी तरह चार्ली की सारी शक्ति फुस होने वाली है। तभी चार्ली अपने आप पर हंसने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन ये आता है, सब नंबर क है कि बादल राग नामक कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। तो बादल राग कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने का मतलब कि बादल राग कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो बादल राग कविता में कवि बादल के द्वारा धरती पर शोषितों, वंचितों का उद्धार करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार बादल तप्त धरा को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार धरा पर जब शोषितों का
वंचितों का दुख ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई क्रांतिवीर आता है और उन शोषितों का, गरीबों का, किसानों का हक दिलाने के लिए क्रांति करता है। तो इस प्रकार बादल राग कविता का प्रतिपाद्य यही होता है। सब नंबर ख है, आत्मपरिचय कविता दुनिया के साथ कवि प्रीति कलह की कविता है, ऐसा स्पष्ट कीजिए। आत्मपरिचय कविता में दुनिया के साथ कवि की प्रीति कलह की कविता रचना इसलिए कही गई है क्योंकि आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कहा है कि इस दुनिया में रहते हुए उनका अजीब सा दुनिया से नाता है, प्रीति और कलह का। जिस प्रकार इस दुनिया में प्रेम भी है और कलह भी है, यानी इस दुनिया से उन्हें प्रेम भी है क्योंकि उनके हृदय में जो प्रेम की झनकार बज रही है वो इस धरा की देन है। तो इस धरा पर प्रेम भी प्राप्त हुआ है और उस प्रेम के पूरी तरह प्राप्त ना होने पर उनके हृदय में जो कष्ट है वो दोनों ही हो गया है। तो इसलिए आत्मपरिचय कविता में कवि ने प्रीति कलह की कविता को माना है क्योंकि इस धरा के द्वारा ही उनको प्रीति और कलह दोनों ही स्वाद मिल रहा है, तो उनका अनुभव प्रीति और कलह का हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जातिगत भारतीय समाज में, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण कैसे बनती रही है? इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण इस प्रकार बन जाती है क्योंकि जिस प्रकार कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है उसके पहले ही उसका कार्य निर्धारित कर दिया जाता है, उसका पिता जो काम करता है उसको वही करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म लेने वाला बच्चा अपने एक अलग इच्छा, अपनी अलग गुण लेकर पैदा होता है। आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने पिता के ही काम को करे, और अगर उसके पिता के द्वारा किए गए काम में उसकी रुचि नहीं होगी तो उसका दूसरा काम नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार हो जाएगा क्योंकि जो कला आपके अंदर है आप उसी का काम करना पसंद करते, वही काम करना पसंद करते हैं। अगर आपके पिता द्वारा किए गए काम में आपकी रुचि नहीं है तो अगर आप बिना रुचि के काम को करेंगे तो आप ठीक तरह से नहीं करेंगे, और अगर आप काम को ठीक तरह से नहीं करेंगे तो काम में उम्दापन नहीं आएगा, जिसके कारण व्यक्ति जब जबरदस्ती कोई काम करेगा तो उसमें वो श्रेष्ठता नहीं आएगी, तो ये बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनने लगेगी। तो भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि हमेशा हमें व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे पिता जो काम करते हैं हम जातिगत कार्य करने लगे और उसमें हमारी रुचि ना हो, तो ऐसा करना समाज के लिए ठीक नहीं है क्योंकि जन्म लेने वाला हर एक बच्चा अपनी अपनी इच्छा और अपनी रुचि लेकर पैदा होता है। वह कौन सा काम करेगा यह उसकी अपनी रुचि पर निर्भर करता है। जबरदस्ती उसके पिता द्वारा किए गए काम को उसके द्वारा करवाए जाने पर उसके अंदर वो श्रेष्ठता, वो कुशलता, वो अच्छाई नहीं आएगी, तो वह काम उचित ढंग से नहीं कर पाएगा, और उसे व्यवसाय परिवर्तन की अगर आज़ादी नहीं होगी तो वह बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हो जाएगा। इसके बाद सब नंबर घ आता है। सब नंबर घ में है कि लुट्ठन के कितने पुत्र थे? लुट्ठन के 2 पुत्र थे। उन्हें लुट्ठन ने क्या शिक्षा दी थी? उन्हें लुट्ठन ने हमेशा राजा जी की सेवा करने की शिक्षा दी थी और ढोलक के ताल पे कुश्ती लड़ने की शिक्षा दी थी। तो इस तरह इसको थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिएगा, आपका आंसर ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब नंबर अंग, बचपन में किन 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है? तो बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर प्रभाव डाला है, वो इस प्रकार है। उनमें से पहली घटना यह रही है कि जब एक बार चार्ली बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह के बाइबल को पढ़कर सुनाया, और ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण को तक आते आते माँ और चार्ली दोनों ही रोने लगे थे। यह आत्मकथा अपनी ये चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और दूसरी घटना भी कम दर्दनाक नहीं है, कम मार्मिक नहीं है। उसमें चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहा करते थे जो कि कसाई खाने के पास था, और कसाई खाना वहाँ पास था और सैकड़ों जानवर वहाँ रोज जाया करते थे और सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भाग निकली और उसे पकड़ने वाला उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया, और कई बार उसमें गिरे। वो कसाई जो उनको भेड़ को पकड़ रहे थे वो कई बार फिसले, कई बार गिरे और पूरी सड़क पे ठहाके लगने लगे। तब चार्ली को ऐसा एहसास हुआ कि वो भेड़ के पीछे क्यों दौड़ रहा है, और उसको तब पता चला कि वह भेड़ के पीछे दौड़ रहा है और उसको पकड़ कर ले जाएगा और उसके साथ क्या होगा यह सोचकर चार्ली रोने लगते हैं कि भेड़ को उस कसाई खाने में मार दिया जाएगा।
यह सोचकर चार्ली रोने लगते हैं और अपनी माँ के पास दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं माँ उन्हें मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। ऐसा कहते हुए चार्ली रोने लगते हैं। तो ये दोनों घटनाएं चार्ली के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वित्तांत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें दिया है कि एन को बुधवार तक अपनी जिंदगी में आए बड़े परिवर्तन के बारे में सोचने का अवसर क्यों नहीं मिला था। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और पहला क्वेश्चन, एन को बुधवार तक अपनी जिंदगी में आए बड़े परिवर्तन के बारे में सोचने का अवसर क्यों नहीं मिला था, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि एन को बुधवार तक अपनी जिंदगी में आए बड़े परिवर्तन के बारे में सोचने का अवसर इसलिए नहीं मिला था क्योंकि अचानक एसएस नाम के जो नाजियों की संस्था थी उसकी ओर से एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट को बुलावा आ जाता है और इससे पूरा परिवार भयभीत हो जाता है। और वो जो अज्ञातवास में छुपने की जगह जाने की जो योजना बन रही थी, मार्गोट के अचानक बुलावे आ जाने के कारण इनको 10 दिन पहले ही उस अज्ञातवास की ओर जाना पड़ता है और बुधवार तक एन को अपनी जिंदगी में आए परिवर्तन के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। नंबर ख है कि एन के अनुसार युद्ध में घायल सैनिक गर्व का अनुभव क्यों कर रहे थे। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि घायल सैनिक यह महसूस कर रहे थे कि वे हिटलर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब हिटलर उनसे बात कर रहे थे तो वे अपना नाम बताते हैं और ये बताते हैं कि वे कहाँ जख्मी हुए, लेनिनग्राड के पास जख्मी हुए, उनके घाव किस किस्म के हैं, तो वो सारे घाव के बारे में बताते हैं। दोनों पांव बर्फ़ की तरह गल गए हैं, बर्फ़ की वजह से गल गए हैं, उनकी बाजू की हड्डी टूटी फूटी है। और इस बातों को सैनिकों के साथ जो जो घटना हुई है, वो जिस तरह चोटिल हुए हैं, वो बड़े गर्व से बता रहे हैं क्योंकि जिसके जितने घाव और उतने ज़्यादा गर्व से अभिभूत था। और उसमें से एक सैनिक तो हिटलर से हाथ मिलाने के लिए बेचैन हो रहा था और वो उत्साहित हुआ जा रहा था। लेखिका एन फ्रैंक बोलती हैं कि ये सारे शब्द वह मेरे ख्याल में अभी भी उसी उत्साह में है। वो एक एक शब्द बड़े उत्साह में बोल जाता है और इसमें इनको ये महसूस होता है कि सारे सैनिकों को ये लगता है कि वह लेनिन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम में अपने मालिक के प्रति वो कितने वफादार हैं। अपनी वफादारी को बड़े अच्छी तरह से बताने के लिए उन्होंने यह बताना प्रारंभ किया है कि घायल सैनिक गर्व अनुभव कर रहे थे क्योंकि कोई भी सैनिक अपने नेता के लिए जब काम करते हैं, अपने हीरो के लिए, अपने नेता के लिए, अपने सेनापति के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितनी चोटें आई हैं, वह यह बताने में गर्व का अनुभव करते हैं कि वो कितनी ईमानदारी से और कितनी तन्मयता से उन्होंने अपना काम किया है। तो एन को ऐसा महसूस होता है कि हिटलर को भी सारे सैनिक इसीलिए बता रहे हैं कि उन्हें ये पता हो कि हिटलर के लिए वो कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सब नंबर ख होता है। अब सब नंबर ग आता है कि लेखक ने सिंध के अजायब घर में मोहनजोदड़ो से जुड़ी किन किन वस्तुओं का उल्लेख किया है। तो आप इसके उत्तर में लिखें। सब नंबर ग है कि लेखक ने सिंध के अजायब घर में मोहनजोदड़ो से जुड़ी जिन वस्तुओं का उल्लेख किया है उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि लेखक ने वहाँ पर देखा है अजायब घर में। जो काले पड़ गए गेहूँ हैं, तांबे और कांसे के बर्तन हैं, मुहरें हैं, वाद्य हैं, चाक पर बने विशाल मृदभांड हैं और उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल का पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने भी थे। 2 पाटन वाली चक्की भी है, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार हैं। अजायब घर में तैनात नवाज अली बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो अब चोरी हो गए हैं। तो इस तरह लेखक ओम थानवी जी सिंध के अजायब घर में जो चीज़ें देखे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी, यह स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप ये आंसर लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासित नहीं थी बल्कि समझ से अनुशासित होती थी क्योंकि इतने बड़े अजायब घर में जो चीज़ें प्रदर्शित हो रही थीं उसमें खेती के औजार तो थे लेकिन हथियार कोई भी नहीं था। इससे ओम थानवी जी को ऐसा महसूस होता है कि मोहनजोदड़ो
ही क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक की समूची सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार उसे कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। राजतंत्र में राजाओं के सैनिकों के लिए हथियार होते हैं, वो कोई ऐसा हथियार दिखाई नहीं देता है। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता के शासन को सामाजिक प्रबंधन के तौर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी वहाँ पर व्यवस्था चलती थी, लेकिन वो जरूर सामाजिक प्रबंधन रहा है, क्योंकि राजसी सत्ता का कोई वहाँ पर ऐसा पहचान नहीं मिलता है जिसमें कि कोई हथियार वगैरह प्राप्त हुआ हो। तो वहाँ की शासन सत्ता अनुशासन पर ही चला करती थी, ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कि सैन्य सत्ता यहाँ ना रही होगी, मगर कोई अनुशासन तो जरूर था जो नगरीय योजना, वास्तुशिल्प, मोहरों, ठप्पों, पानी या साफ सफाई आदि की सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता को कायम किए हुए हैं। तो लेखक ओम थानवी जी का ऐसा मानना है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अजायब घर में उनको कोई हथियार दिखाई नहीं दिए हैं, जिसके कारण कि इस बात का पुख्ता प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी राजसी सत्ता नहीं थी, कोई शक्ति से संचालित नहीं होती थी, बल्कि एक सामाजिक सूझबूझ थी। दूसरी बात यह है कि जो सांकेतिक धरातल पर सिंधु घाटी को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व और दिखावे के तेवर का नदारत होना। वहाँ पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन जैसा कोई अनुभव लेखक ओम थानवी जी को नहीं लगता है। इसी के कारण उनको ये लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासित होने के बजाय वो अनुशासित अवस्था में उनका कोई न कोई ऐसी व्यवस्था थी जो अनुशासन पर चला करती थी। सब नंबर अंगा कि एन ने थैले में कौन कौन सी अजीबोगरीब चीज़ भरी और क्यों। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि अज्ञातवास में जाते समय एन ने अपने बैग में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें ठूस लेती हैं, जिसमें वह सबसे पहले अपनी डायरी ठूस लेती हैं, उसके बाद कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाल लेती हैं। लेखिका अज्ञातवास में जाने से इतनी ज़्यादा आतंकी थी कि थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भरने लगती हैं और वो उन चीज़ों को भरने के बाद वहाँ अपना सामान बहुत भारी कर लेती हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में समाप्त होता है कि एन क्या क्या अजीब चीज़ें भर रही थी। बहुत अंधेरा हो जाने पर एन फ्रैंक और उनकी बहन अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती थीं। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि दोनों बहनें पढ़ नहीं पाती थीं, इसलिए वो 4:30 बजते बजते पढ़ाई न कर पाने के कारण उलूल जुलूल हरकतें करती और अपना समय बिताती, पहेलियाँ बुझाती, अंधेरे में व्यायाम करती, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलती और किताबों की समीक्षा करती थीं। किंतु कुछ भी करती तो कुछ देर के बाद बोर हो जाती थीं। तो थोड़े दिनों बाद एन ने एक नया तरीका खोजा। वो दूरबीन लगाकर पड़ोसियों की रोशनी वाले कमरों में झांका करती और दिन के वक्त तो उनके घर में पर्दे टंगे रहते थे, वो चाहकर भी पर्दों को नहीं हटाकर बाहर देख सकती। इसलिए जब अंधेरा हो जाता तो वे पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता और वो दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले घरों में झांका करती। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन, सब नंबर 6, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब यह है कि आप चबूतरे के नीचे खड़े होकर चारों तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की गलियों, सड़कों का विस्तार स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। ये खंडहर काफ़ी होते हैं, उससे सारी बातें पता चल जाती हैं। यहाँ तक कि कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों में ये आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन रहन सहन को नीरस बना देता है। ये आड़ी सीधी जो सड़कें होती हैं रहन सहन को बहुत नीरस बना देती हैं। शहरों में नियोजन के नाम पर अराजकता हाथ लगी है। ब्राज़ीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ऐसे ही ग्रिड शैली के मकान हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ऐसे ही ग्रिड प्लान वाले सड़कें दिखाई देती हैं और उनका बनावट उसी तरह ग्रिड प्लान के हिसाब से है जो आज के ग्रिड प्लान के हिसाब से है। तो नगर नियोजन की वो अनूठी मिसाल मानी जाती है जिसमें हर चीज़ एक तरीके से, एक सुनिश्चित तरीके से बनाई जाती हैं। सड़कें और घर, मकान, सारी चीज़ें, गलियाँ, सब कुछ एक सुनिश्चित तरीके से ही उनका विस्तार होता है। इसलिए नगर नियोजन में मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है।